हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। जो आपका डिस्कशन है डिस्कशन 5। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने पर्टिकुलर नोट्स आप लोग बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके टीचिंग एग्जाम में जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड, जो आपका सेशन है डिस्कशन 5 सीबीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का लेसन 5 है, ट्राइब्स नोमाड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सेटल्ड कम्युनिटी किस तरीके से सेटल डाउन हुई हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 5 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका जो एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा स्पेशली फॉर द सीटेड, यूपीटेड एंड अदर टेट एग्जाम्स, केवीएस, नवोदय एंड DSSB TGT SST के लिए। और फ्रेंड्स, ये आपका जो सेशन रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस वीडियो सेशन की मदद से आपको एनसीईआरटी कंटेंट समझने में भी और भी आसानी होगी और एनसीईआरटी कंटेंट और हर एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का समझ में भी आ जाएगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से। क्लास 7 जो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आपका लेसन 5 है ट्रिबल टाइप्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी, लेसन 5 के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन 5 रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट को समझने में और पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगा इस वीडियो सेशन की हेल्प से। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 7 की, अवर पास्ट हमारे अतीत सेकंड। और फ्रेंड्स, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और आपकी हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। तो आप लोग एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ncrt.nic.in और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 5 ट्राइब नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी। लेसन 5 ट्राइब्स नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी कंटेंट जो आपका आता है लेसन 5 में। और इस लेसन से आपके पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके सोशल साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में, टीचर एग्जाम में और अदर टीचिंग एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री सेक्शन में। और इसी वजह से आपका जो लेसन 5 है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखें ताकि आपको लेसन 5 में जितने भी आपके एनसीईआरटी कंटेंट हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपको क्लियर हो सके और हर एक एनसीईआरटी टर्म आपको समझ में आ सके, हर एक की टर्म समझ में आ सके, हर एक टॉपिक आपको समझ में आ सके इस वीडियो सेशन के माध्यम। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेसन 5 का डिस्कशन। और ये आपके सीटेड एग्जाम के लिए, यूपीटेड और अदर स्टेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है क्लास 7 हिस्ट्री का, जो क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। लेसन 5 में आपका पहला इंट्रोडक्शन है जिसमें बताया गया कि राज्यों के उत्थान और पतन के साथ साथ कस्बों और गाँव में नई कलाएं, शिल्प और उत्पादन गतिविधियां फलती फूलती रहीं। यद्यपि सदियों के दौरान महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हुए, फिर भी सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसा नहीं था। यह एक कारण है कि विभिन्न प्रकार के समाज और अलग अलग तरीके से विकसित हुए। अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन इन लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल। समझे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज पहले से वर्ण के नियमों के अनुसार विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किया गया था और बड़े राज्यों के शासकों द्वारा
स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। ऊंच नीच और तथा अमीर गरीब के बीच का अंतर बढ़ गया और दिल्ली सुल्तानों और मुगलों के अधीन सामाजिक वर्गों के बीच यह पदानुक्रम और अधिक बढ़ गया। और इस बीच मीनवाइल देयर वेयर अदर काइंड्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर अबाउट द ट्राइब्स नोमैड्स सेटल्ड कम्युनिटीज फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ सीबीएसई क्लास 7। यानी कि इस बीच अन्य प्रकार के समाज भी थे। ऐसा आपको क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 7 में आपको जैसा दिया गया है कि जनजातियों, खाना बदोश और बसे हुए समुदाय के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। चैप्टर 7 सीबीएसई क्लास 7 हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो आपका चैप्टर 7 है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनजातियां और खाना बदोश और बसे हुए समुदाय के बारे में अधिक जान सकते हैं हम लोग इस चैप्टर में। Meanwhile, they can also receive the concept of the by referring to the CBSE class। जैसे कि आपको यह जो प्रेजेंटेशन है आपको नोट तरीके आपको हर एक टॉपिक आपको कवर होगा, नोट्स ये आप लोग तैयार कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन इंट्रोडक्शन आपका है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसा हम लोगों ने चैप्टर 2, 3 और 4 में हम लोगों ने देखा कि कैसे साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। जब यह सब हो रहा था तब भी नई कलाएं शहर में शिल्प और उत्पादन गतिविधियां फली फूली और गांव सदियों से महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसा नहीं था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे और क्यों हुआ। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज पहले से ही नियमों के अनुसार समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कैसे क्यों हुआ। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज पहले से नियमों के अनुसार विभाजित था, ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित। इन नियमों को बड़े राज्यों के शासकों द्वारा स्वीकार किया गया था। उच्च और निम्न और अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के अधीन सामाजिक वर्गों के बीच यह पदानुक्रम और भी बढ़ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज, यानी बड़े शहरों से परे और आदिवासी समाज। हालांकि अन्य प्रकार की समाज भी थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों और अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे, न ही वे उनके असमान वर्गों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को अक्सर जनजातियां कहा जाता था। जैसे आप लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 1 में ट्राइबल डांस सेंट्रल पेंटेंट स्क्रॉल, जैसा आपको दर्शाया गया है फिगर नंबर 1 पे। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वे आर यूनाइटेड बाय द किंगशिप बैंड्स। प्रत्येक जनजाति के सदस्य रिश्तेदारी बंधन से एकजुट थे और कई जनजातियां अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती थीं और अन्य लोग शिकारी, संग्राहक या चरवाहे थे। अधिकांश पसंद वे इन गतिविधियों को संयोजित करके उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते थे जिससे वे रहते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी। एक जनजाति समूह भूमि और चारागाहों और संयुक्त रूप से नियंत्रण रखते थे तथा इन्हें अपने नियमों के अनुसार परिवार के बीच में बांटना पड़ता था। नेक्स्ट है मैनी लार्ज ट्राइब इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई बड़ी जनजातियां पनपी। वे आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। रेगिस्तान और पहुंचने में कठिन स्थानों पर कभी कभी वे क्या करते थे, अधिक शक्तिशाली जाति आधारित समाजों के साथ टकराव हुआ। विभिन्न तरीके से जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और अपनी अलग संस्कृति को संरक्षित किया, लेकिन जाति आधारित और आदिवासी समाज भी अपनी विविध आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर थे। संघर्ष और निर्भरता का रिश्ता धीरे धीरे दोनों समाज में परिवर्तन हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वेयर ट्राइबल पीपल। आदिवासी लोग कौन थे, आइए जानते हैं। जैसा समकालीन इतिहासकार और यात्री जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर जनजाति लोग लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संरक्षित रखा। इन्हें प्रत्येक नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया। वर्तमान इतिहासकारों ने जनजाति इतिहास लिखने के लिए ऐसी मौखिक परंपराओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है टॉपिक ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब। आदिवासी लोग देश के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। उपमहाद्वीप किसी जनजाति का क्षेत्र और प्रभाव अलग अलग समय पर अलग अलग
जातियों का शासन था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों ने बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। पंजाब में खोकर जनजातियां 13वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान यह जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी बाद में अक्सर और अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उनके प्रमुख कमाल खान और गखर को सम्राट अकबर ने कुलीन बना दिया था और मुल्तान एंड सिंध द लंग एंड अरगुन्स dominated extensive region but before they were subdued by the Mughals। मुल्तान और सिंध में लंगा और अर्दुन ने मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले व्यापक क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था और बलूचियां एक और बड़ी और शक्तिशाली जाति है। जैसा आपको मैप में दर्शाया गया, मैप नंबर 1 में लोकेशन ऑफ द सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब, कुछ आपके मेजर लोकेशन दी गई है जो इंडियन ट्राइब्स है, भारत के आदिवासी जो जनजातियां हैं आपको मेंशन है। तो आप लोग मैप नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, सीबीएसई क्लास 7 की, जो आपके लेसन 7 में आपका यह मैप दिया गया है। नेक्स्ट है ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में जनजाति। वे विभिन्न सरदारों के अधीन कई छोटी छोटी कुलों में विभाजित थे। पश्चिमी हिमालय में गदी नामक चरवाहा जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप का सुदूर उत्तर पूर्वी भाग भी पूरी तरीके से जनजातियां जैसे नागा, अहोम और कई अन्य के प्रभुत्व में था। नेक्स्ट है इन मैनी एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार एंड द झारखंड, वर्तमान बिहार और झारखंड के कई क्षेत्रों में 12वीं शताब्दी तक चेरो प्रमुखताओं उभर चुकी थी। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में घेरों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया और उनसे बड़ी मात्रा में लूटपाट की गई, लेकिन वे पूरी तरीके से बस में नहीं हुए। औरंगजेब के अधीन मुगल सेना ने कई चेरो किलों पर कब्जा कर लिया और जनजाति को अपने अधीन कर लिया। मुंडा और संघाल अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों में से थे जो इस क्षेत्र के अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। नेक्स्ट है द महाराष्ट्र हाईलैंड, दिया गया महाराष्ट्र के उच्च भूमि और कर्नाटक कोली, बेराड़ और कई अन्य लोगों के घर थे। कोली गुजरात में कई इलाकों में भी रहते थे और दक्षिण में कोरागा, बेतार और मारवाड़ और कई अन्य जनजातियों की बड़ी आबादी थी और भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी और 16वीं शताब्दी के अंत तक उनमें से कई लोग स्थायी कृषक बन गए थे और कुछ तो जमींदार भी बन गए थे। फिर भी कई भील कबीले शिकारी संग्राहक बने रहे और गोंड लोग वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाते थे। नेक्स्ट है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, खानाबदोश और गतिशील लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश पशुपालक अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी तय यात्रा करते थे। वे दूध और अन्य पशुपालन उत्पादों पर निर्भर रहते थे। उन्होंने ऊन, घी और आदि का भी आदान प्रदान किया था। अनाज, कपड़ा, वर्तमान और अन्य उत्पादों के लिए स्थायी कृषकों के साथ व्यापार करता था। जैसा आपको फिगर 2 और फिगर 3 में आपको मेंशन है, दिया गया कि हिल्स हंटिंग डियर बाय नाइट, हिल्स रात में हिरन का शिकार करते हैं और मोबाइल व्यापारियों की एक श्रृंखला ने चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर, मोबाइल व्यापारियों की एक श्रृंखला ने भारत को दुनिया से जोड़ा। यहाँ तक आप ऊँटों बाहरी की पीठ पर लादे और इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं। मध्य एशिया व्यापारी इस तरीके से सामान को भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों में ले जाते थे। ये आपका था खानाबदोश, नोमैड्स और मोबाइल पीपल लिव्ड, यानी गतिशील लोग कैसे रहते थे। नेक्स्ट है दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर, वे इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और समय खरीदते और बेचते थे। उन्हें अपने जानवरों पर ले जाना पड़ता था। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनके कारवां को डांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जैसा हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लेसन 3 में हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले वीडियो सेशन में, और मैं इस वीडियो सेशन का लिंक आपको इस वीडियो सेशन के लास्ट तक दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर 3 का वीडियो सेशन जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको मैंने बताया है, जो आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर में गिवन है। शहर के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया गया है और सम्राट जहांगीर ने अपने सरनामों में कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से बैलों पर अनाज लाद कर लाते थे और उन्हें शहरों में बेचते थे। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाते थे। एक बड़ी सेना में अनाज ढोने वाले लगभग 10 लाख
बैल हो सकते थे जो अनाज ढोने का काम करते थे। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें नोमाड्स और इंडियनेंट्स ग्रुप के बारे में आपको मेंशन है। आइए जानते हैं। दिया गया है कि खानाबदोश और घुमक्कड़ मोबाइल हैं। उनमें से आश्चर्यचकित लोग मर्ज एवं चारागाह से दूसरे चरवाहे 10 दूसरे झुंड और मिथोडी हेनरिस ऐसे एक्सटर्नल और रोम जगह जगह पर अपने अलग अलग अभ्यास कर रहे थे। दोनों क्रेडिट मेड एल्मर थे। ये आपका था नोमैड्स एंड टेनरिट ग्रुप। नेक्स्ट है द बंजारास। नेक्स्ट है द बंजारे यानी बंजारे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आए और अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन इस प्रकार किया कि सुबह हम बंजारों के एक टांडा से मिले जिसके पास 14,000 बैल थे। वे सभी गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे अपने साथ अपने घर परिवार पत्नी और बच्चों को लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीवन यापन इन मालवाहकों जैसा है जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं और वे अपने खुद के घर के मालिक होते हैं। कभी कभी उन्हें व्यापारी काम पर रखते हैं लेकिन अधिकतर से अधिकतर वे स्वयं व्यापारी होते हैं। वे अनाज जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से खरीद लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। जहाँ पर महंगा होता है वहाँ से वे फिर अपने बैलों में वह सब कुछ लाद लेते हैं जिसे दूसरी जगहों पर मुनाफे के साथ बेचा जा सकता है। और एक टांडा में से 6 या 7 से 100 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा यात्रा नहीं करते हैं, वह भी ठंडे मौसम में। और अपने बैलों को उतारने के बाद वे उन्हें कब्र में छोड़ देते हैं क्योंकि वह काफ़ी ज़मीन होती है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है। पता लगाएं कि ये तो आपका जनरल एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्परस पीपल। कई पशुपालक जनजातियां मवेशी और घोड़ों से जैसे जानवरों को पालती थी और समृद्ध लोगों को बेचती थी। और छोटे फेरी वालों को विभिन्न जातियां भी गांव-गांव घूमती थे। वे रस्सियां, सरकंडे, पुआल की चटाई और मोटे बोरे जैसे सामान बनाते हैं और बेचते थे। कभी-कभी भिक्षुक घुमंतु व्यापारियों के रूप में कार्य करते थे। मनोरंजन करने वालों की कई जातियां थीं जो अपने आजीविका के लिए विभिन्न शहरों और गांवों में प्रदर्शन करती थी। जैसा आपको फिगर नंबर 4 में आपको दिया गया है कि मगरमच्छ नील कटिया कोट जनजाति उड़ीसा। जैसा आपका ये फिगर नंबर 4 है। यह आपका एक ब्रॉन्ज का एक क्रोकोडाइल है जो कौन ट्राइब में आपका उपस्थित है। नेक्स्ट है चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हिरेचीज। बदलता समाज, नई जातियां और पदानुक्रम। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ी, नए कौशल वाले लोगों की जरूरत पड़ी, छोटी जातियां या जय उभरी। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं ब्राह्मणों ने कई नई जातियां उभरी और दूसरी ओर कई जनजातियों सामाजिक समूह को जाति आधारित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जाति का दर्जा दिया गया। स्पेशलिस्ट आर्टिसियंस, स्मिथ, कारपेंटर, मैसोन्स वेयर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड as separate by the ब्राह्मण। विशिष्ट कारीगर, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा अलग मान्यता दी गई, बल्कि वे समाज को संगठित करने का आधार बन गए। नेक्स्ट अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया डेलिब्रेशन ऑन जाति। जाति पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे। दिया गया है कि तिरुचिरापल्ली तालुका वर्तमान तमिलनाडु में के उय्याकोडान उदययार से प्राप्त 12वीं शताब्दी के एक शिलालेख के ब्राह्मणों की एक सभा, जैसा हम लोगों ने चैप्टर 2 में डिस्कस किया, में विचार विमर्श का वर्णन है। उन्होंने रथ का शाब्दिक शब्द में अर्थ रथ बनाने वालों के नाम से जाने वाले समूह की स्थिति पर विचार विमर्श किए। उन्होंने अपने व्यवसाय निर्धारित किए। उनमें से वास्तुकला, गाड़ियों और रथों का निर्माण, मूर्तियों वाले मंदिरों के लिए प्रवेश द्वार बनाना और बलि देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लकड़ी और उपकरण तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए गहने बनाना शामिल। ये आपका था जाति पर विचार विमर्श करना, जो हम लोगों ने अभी इस बॉक्स में जो आपको दिया है हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट है पॉइंट, एमंग द क्षत्रियज न्यू राजपूत क्लैन बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th सेंचुरी। क्षत्रियों पर 11वीं और 12वीं शताब्दी तक नए राजपूत वंश शक्तिशाली हो गए। वे विभिन्न वंशों से संबंधित थे जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य और अन्य। इनमें से कुछ पहले भी जनजातियां थी, उनमें से कई वंश राजपूत माने जाने लगे।
उन्होंने धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले ली, खासकर कृषि क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर एरियाज में ले ली। Here a developed society was emerging and rulers used to their wealth to create powerful state। यहाँ एक विकसित समाज उभर रहा है और शासकों ने अपनी संपत्ति का उपयोग शक्तिशाली राज्यों के निर्माण के लिए किया। Next is the rise of the Rajput clans to the position of the rulers set an example of the tribe people to follow। राजपूत वंशों का शासकों के पद पर उत्थान जनजाति लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करता है। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख आदिवासी परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सकते थे। एक बड़ा बहुमत निम्न जाति समाज में शामिल हो गया। दूसरी ओर पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की कई प्रमुख जनजातियों ने काफी पहले से ही इस्लाम अपना लिया था। उन्होंने जातीय व्यवस्था को अस्वीकार करना जारी रखा। Next is the unequal social order described by the Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas। रूढ़िवादी हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित असमान सामाजिक व्यवस्था को उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। राज्यों का उदय जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक परिवर्तन से निकटता से संबंधित था। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण भाग के दो उदाहरण नीचे आपका वर्णन किए गए। सबसे पहला आपका है अक्लोज लोका गौंड, जिसको हम कहते हैं गौड़। जो गौड़ एक विशाल वन क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें गौड़वाना या गौड़ों द्वारा बसा हुआ देश कहा जाता था। वे स्थानांतरित खेती करते थे और बड़ी गौड़ जनजाति कई छोटे कुलों में विभाजित थी। प्रत्येक कबीले का अपना एक राजा होता था। लगभग उसी समय जब दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति कम हो रही थी, कुछ बड़े गौड़ साम्राज्य और छोटे गौड़ प्रमुखों पर हावी होने लगी और अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा में गढ़ कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख है, जिसमें 70,000 गांव शामिल हैं। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होती जा रही है और राज्यों की कई भागों पर विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है ईच वाज कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर गौंड क्लैन। प्रत्येक पर एक विशेष गौड़ कबीले का नियंत्रण था। उसमें से आगे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें 84 को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से प्रत्येक में 12 गांव थे। और बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज की प्रकृति को बदल दिया और उनका मूल रूप से समान समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों को गौड़ राज्यों से भूमि अनुदान प्राप्त हुआ और वे अधिक प्रभावशाली हो गए थे। गौड़ प्रमुख अब राजपूत के गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और हिजसो दलपत और मैरिड प्रोसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ तालबैन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। यह आपके मैप है, इसमें गोंडवाना के बारे में आपको मेंशन है मैप नंबर 2 में, और फिगर नंबर 6 में आपको दिया गया है। एक कर्ड डोर है जिसमें एक नक्काशीदार दरवाजा है जो गौड़ जनजाति बस्तु क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसा आपको फिगर 6 में आपको मेंशन है। नेक्स्ट है, हालांकि दलपत की मृत्यु जल्दी हो गई थी, रानी दुर्गावती बहुत असक्षम हो गई और अपने 5 वर्षीय बेटे और नारायण की ओर से शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद राज्य और भी विस्तृत हो गया। 1565 में अशफाक खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। वह पराजित हुई और आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद किया। उसके बेटे ने भी उसे तुरंत बाद लड़ते हुए गया और गढ़ा कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इससे जंगली हाथियों को पकड़कर और उन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करके बहुत धन कमाया। और जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्होंने बहुमूल्य सिक्कों और हाथियों का विशाल माल लूट लिया। नेक्स्ट है, दे annexed द पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू द चंद शाह। उन्होंने राज्य का बहुत हिस्सा अपने अधीन कर लिया और बाकी हिस्सा वीर नारायण के चाचा चंद शाह को दे दिया। और गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ साम्राज्य कुछ समय तक जीवित रहा और हालांकि वे बहुत कमजोर हो गए और बाद में मजबूत बुंदेलों और मराठों के खिलाफ असफल संघर्ष किया। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है द अहोम। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अहोम। जो आपके अहोम लोग 13वीं शताब्दी में वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र
घाटी में आकर बसे थे। उन्होंने जमींदार की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर एक नया राज्य बनाया। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने छुट्टियां 1536 और कोच हटहाजों 1581 के राज्यों पर कब्जा कर लिया और कई अन्य जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और उसके लिए 1660 के दशकों तक ये उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। नेक्स्ट, अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लचित बरफकम और जो असम में जब मुगल साम्राज्य को हराया, जिसमें लचित बरफकन और असम में मुगलों की हार हुई और अहोम सेनापति जो आपके लचित बरफुकन है, अहोम सेनापति लोचित और बोरफकन ने मुगल सम्राट औरंगाबाद की सेना को गुवाहाटी के पास सराय की लड़ाई में हराया। मुगल सेना ने 18,000 सैनिक और 30,000 पैदल सेना और 15,000 अन्य सैनिक शामिल थे, जिसमें 5,000 सैनिक और 1,000 से अधिक तोपें और नाविक अम्बेट लांचिल के राम सिंह के नेतृत्व में युद्ध कौशल और भूमि में उत्कृष्ट उपयोग के साथ मुगल साम्राज्य की विजय के लिए समर्पित थे। और यह मुख्य रूप से हेमपुत्र के आसपास हुआ। अब इस युद्ध के स्तर पर केवल एक स्मारक है जो सोर्स है जनसंपर्क असम प्रारूप एवं जनसंपर्क निदेशालय असम सरकार दिसपुर गुवाहाटी। और ये आपका एक मैप दिया गया है जिसमें ट्राइब्स, नोमाड्स और सेटल्ड कम्युनिटी के बारे में आपको मेंशन है इस मैप में। नेक्स्ट है, हाउएवर द Ahom faced many invasion from the southwest in 1662। हालांकि अहोमों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया और अपनी बहादुरी पूर्ण रक्षा के बावजूद अहोम हार गए। लेकिन इस क्षेत्र पर मुगल का सीधा नियंत्रण लंबे समय तक नहीं चल सका। अहोम राज जबरन मजबूरी पर निर्भर था और राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर लोगों को बुलाया गया और जनसंख्या की जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को बारी बारी से लोगों को भेजना पड़ता था और धनी आबादी लोग वाले इलाकों से लोगों को कम आबादी वाले इलाकों में भेजा जाता था। इस तरीके से अहोम कबीले टूट गए द्वारा 17वीं शताब्दी का पहला भाग में प्रशासन काफी केंद्रीकृत हो गया। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में सेवा करते थे और अन्य समय में वे बांधों, सिंचाई प्रणालियों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण में लगे हुए थे। अहोमों ने चावल की खेती की और नई विधियां भी शुरू की और अहोम समाज कुलों या कबीलों में विभाजित था और कारीगरों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्रों में कारीगर आसपास के राज्यों से आते थे। अक्सर अहोम कई गांवों पर नियंत्रण रखते थे और किसान को उसके गांव के समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी, यहाँ तक कि राजा भी समुदाय की सहमति के बिना उसे नहीं छीन सकता। नेक्स्ट है, ओरिजिनली द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्रिबल। मूल रूप से अहोम अपने स्वयं के आदिवासी धर्म की पूजा करते थे और देवताओं। 17वीं सदी के पहले भाग के दौरान हालांकि ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि प्रदान की गई। सिंह सिंह 1714 से लेकर 1744 के शासनकाल में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया, लेकिन अहोम राज्यों ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी प्रारंभिक मान्यताओं की पूर्ति की और पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था, कवियों और विद्वानों की भूमि अनुदान दिया जाता था और रंगारंज को प्रोत्साहित किया गया। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया, जैसा कि वरंजिस के रूप में लिखा गया था कि सबसे पहले अहोमी भाषा में और फिर असमिया में। नेक्स्ट, अब आपका एक कंक्लूजन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है हिस्ट्री की क्लास 7 की लेसन 5 में दिया गया है। कंसिडरेबल सोशल चेंज took place in the subcontinent during the period we have the examining, where society and tribal people constantly interacted with each other। जिस अवधि का हम अध्ययन कर रहे हैं
कि उस दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। आदिवासी समाज और जनजातियों लोग लगातार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते रहे और इस अंतःक्रिया के कारण दोनों प्रकार के समाजों में अनुकूलन और परिवर्तन हुआ और कई अलग-अलग जनजातियाँ थीं और उन्होंने अलग-अलग आजीविका अपनाई। समय के साथ उनमें से कई जाति आधारित समाज में विलीन हो गए और हालाँकि अन्य लोगों ने जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी हिंदू धर्म दोनों को अस्वीकार किया और कुछ जनजातियों ने प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रणालियों के साथ विशाल राज्य स्थापित किया। इस प्रकार वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए। इनमें से उनका बड़े और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष। अब आपके फ्रेंड्स कुछ आपके कीवर्ड्स आए थे आपके लेसन में, जैसे वन क्या है, जाति हम लोगों ने डिस्कस किया, ठंडा, गर, चौरासी, बरौत, गुईजांस, पैक, खेल, बुरांजी और सेंसेस। जितने आपके की टर्म्स आपके आए इस चैप्टर में, इस लेसन में, आपके सीबीएसई क्लास 7 हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो आपका लेसन गिवन है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारे लर्न कॉन्स्ट को, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।